प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं हूं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हमने पिछले 2 वीडियो में भास के 13 नाटकों के बारे में पढ़ा जिन्हें भास नाटक चक्र कहा जाता है। उन नाटकों में हमने देखा कि जो स्वप्न वासवदत्तम नाटक है वो सर्वश्रेष्ठ नाटक है और स्वप्न वासवदत्तम नाटक के जो कथा है उससे पूर्व की कथा प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नाम के ग्रंथ में लिखी गई है, जो कि भास का ही नाटक है। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में हमने पता चला था कि जो अमात्य हैं भास के वो योगेंद्रायण नाम के हैं और उन्होंने उदयन को जो प्रद्योत महाराज थे उनके कारावास से छुड़ाया है और साथ में वासवदत्ता को भी वहाँ से छुड़ाया और वासवदत्ता का विवाह उदयन के साथ किया गया है। अब उस घटनाक्रम के बाद हमें स्वप्न वासवदत्तम पढ़ना है। तो स्वप्न वासवदत्तम जो एक नाटक है यह भास का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। भास का ही नहीं, ये संस्कृत साहित्य का भी सर्वश्रेष्ठ नाटक है, क्योंकि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले इसकी रचना हुई है और उस समय इस तरह का भाव प्रदान ग्रंथ अगर लिखा है कवि ने तो यह अन्य कवियों के लिए भी एक उदाहरण के रूप में था। तो इस नाटक में कुल 6 अंक है। अंक क्या होता है? नाटक का विभाजन अंकों में होता है। जैसे महाकाव्य का विभाजन सर्ग में होता है, उसी तरह से नाटक का विभाजन अंक में होता है। यानी कि जब इस नाटक को खेला जाएगा तो 6 अंक यानी 6 दिनों तक इसको अलग अलग दिन इसका मंचन करके 6 अंकों में इसको दिखाया जाएगा। तो हमें देखने हैं कि अंक के अनुसार स्वप्न वासवदत्तम में क्या क्या कथा वस्तु वर्णित है। तो स्वप्न वासवदत्तम यानी वासवदत्ता नाम की जो नायिका है उसे स्वप्न में देखा जाना, ये इसका नामकरण है। इस नामकरण का आधार इसमें एक प्रमुख घटना है जो कि पंचम अंक में आएगी। तो एक प्रश्न इससे ये भी बनता है कि स्वप्न वासवदत्तम में स्वप्न अंक की घटना कौन से अंक में आती है? तो पंचम अंक में आती है। अब आपसे मेरा एक निवेदन है कि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल शब्द पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो जाएं और आप किसी भी प्रकार के ज्ञान से वंचित ना रहें। तो अब देखते हैं हम प्रथम अंक में क्या घटना है। कल हमने जब देखा था स्वप्न वासवदत्तम के बारे में कहानी पढ़ी थी तो आपने इनके पात्रों से भी परिचय लिया था। पात्र के रूप में यहाँ पर हमने पुरुष पात्रों में सर्वप्रथम पढ़ा था सूत्रधार। सूत्रधार कौन होता है? सूत्रधार होता है जो नाटक की शुरुआत करता है, जो नाटक के सूत्र को यानी धागे को धारण करके रखता है, यानी कि पिरोता है, पूरी कहानी को एक तरह से कहता हुआ चलता है। तो यहाँ पर प्रथम अंक में शुरुआत सूत्रधार से ही होती है। तो देखिए स्क्रीन पर, नाटक का प्रारंभ नान्द्यन्ते ततः प्रविशति सूत्रधार है, ये एक वाक्य है, उससे होता है। सूत्रधार रंगमंच पर आकर यानी कि जहाँ पर उन्मंचन हो रहा है नाटक का उस पर आता है, आकर प्रार्थना करता है कि बलराम जी की भुजाएं दर्शकों की रक्षा करें। अब देखिए न कोई भी ग्रंथ शुरू होता है तो उससे पहले मंगलाचरण की एक प्रथा होती है। तो यहाँ सूत्रधार के मुख से भगवान बलराम जी को याद किया जा रहा है और बलराम जी को याद करते हुए कह रहा है कि भगवान बलराम जी की जो बलशाली भुजाएं हैं वो दर्शकों की रक्षा करें, हमारा ये जो नाटक है वो निर्विघ्न समाप्त हो, किसी भी प्रकार की इसमें कोई बाधा ना आए, जैसे कि देवीय या मानवीय कोई भी प्रकार की बाधा है, क्योंकि प्राचीन ज़माने में जो रंगमंच होता था वह खुले में भी होता था और भवनों में भी होता था। तो किसी भी प्रकार की बाधा आ सकती थी उसमें, आंधी तूफान या किसी भी तरह का, तो उस तरह की बाधा ना आए बल्कि हमारा ये ग्रंथ निर्विघ्न रूप से पूरा हो और हम इसका जो मंचन कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए वर्तमान में अगर कोई निर्देशक मूवी बनाता है तो वो भगवान की पूजा करता है, या हम घर बनाते हैं, नींव रखते हैं तो उस दिन भगवान की पूजा करते हैं और हम यही कहते हैं कि हमारा ये घर सफलतापूर्वक पूरा हो, कोई बाधा ना आए। तो इसी तरह से जब कवि अपना ग्रंथ लिखता है तो वो भी सबसे पहले मंगलाचरण करता है, भगवान को, अपने इष्ट भगवान को याद करके कहता है कि मेरा ये काम निर्विघ्न समाप्त हो। तो इस ग्रंथ में मंगलाचरण है। पहले श्लोक में जो हम ग्रंथ पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, वहाँ बलराम को जो कि कृष्ण के बड़े भाई थे उनको याद किया जा रहा है और कह रहे हैं कि दर्शकों की रक्षा करें, यानी सभी दर्शकों के लिए भी शुभ हों। तो ये मंगलाचरण होने के बाद में क्या होता है, सूत्रधार कहता है कि उसके बाद कुछ कहना ही चाहता है, सूत्रधार कुछ कहना ही चाहता है, उससे पीछे ही नेपथ्य से एक आवाज़ आती है, हटो हटो। नेपथ्य क्या होता है? नेपथ्य का मतलब पर्दे के पीछे से, यानी जहाँ नाटक हो रहा है उसके पीछे से आवाज़ आती है, हटो हटो। उस आवाज़ को सुनकर वह कहता है, अरे यह तो मगध राजकुमारी के नौकर तपस्वियों को हटा रहे हैं।
यानी कि मगध राजकुमारी कौन थी, पद्मावती है, वह आ रही है और उसके मार्ग में, रास्ते में तपस्वी लोग खड़े हैं, तो उनको सबको कह रहे हैं हटो हटो हटो, रास्ता दो, राजकुमारी पद्मावती को रास्ता दो। इतना कहकर सूत्रधार तो चला जाता है। इसके पश्चात क्या होता है, वस्त्रराज उदयन का मंत्री योगेंद्रायण एवं जो खुद स्वयं किस में है, परिव्राजक के वेश में है, यानी सन्यासी के वेश में है, और वासवदत्ता जो कि अवंतिका के वेश में है, यानी अवंतिका प्रदेश में जैसे महिलाएं वस्त्र धारण करती है वैसा वह वस्त्र पहने हुए है, वो दोनों तपोवन में आते हैं। क्योंकि यहाँ पर पृष्ठभूमि क्या है, कहानी क्लाइमेक्स में चलेगी, पर अभी कहानी है कि योगेंद्रायण और वासवदत्ता दोनों ही जंगल से गुजरते हुए थे, तपोवन में पहुंचते हैं, और तपोवन में दोनों ही एक तरह से अपना रूप बदले हुए हैं, वेश बदले हुए हैं। योगेंद्रायण सन्यासी बने हुए हैं और वासवदत्ता एक साधारण स्त्री बनी हुई है जो कि अवंतिका नाम वाली है। और अवंतिका प्रदेश में जैसे कपड़े पहने जाते हैं, अवंती यानी उज्जैनी देश में जैसे कपड़े पहने जाते हैं वैसे वो कपड़े पहने हुए हैं। जैसे आपको पता ही है कि हर जगह की अलग अलग वेशभूषा होती है, जैसे गुजरात की अलग वेशभूषा है, राजस्थान की अलग वेशभूषा है, कश्मीर की अलग वेशभूषा है, इसी तरह से अवंती प्रदेश की जो वेशभूषा धारण किए हुए है ऐसी अवंतिका नाम वाली वासवदत्ता। अब तपोवन में आते हैं, तो तपोवन में क्या है कि मगध राजकुमारी पद्मावती आई हुई है तपोवन में, और उसकी तरफ से उसका कंचुकी यानी उसका प्रधान सेवक है, वो घोषणा करता है कि जिसे जो कुछ मांगना हो वह आए और राजकुमारी से मांग ले। क्योंकि राजकुमारी तपोवन में आकर एक तरह से धार्मिक कार्य करना चाहती है, तपस्वियों को कुछ देना चाहती है, कि जो भी कुछ आवश्यकता है, वस्त्र, आभूषण, खाने पीने की चीज़ें, अन्य धन, कुछ भी मांगना चाहते हो तो मांग ले। तो जो आश्रमवासी हैं वो तो बिल्कुल संतुष्ट है, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, उनमें से कोई भी नहीं आता, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। तब राजकुमारी को ये फील होता है कि यहाँ तो कोई कुछ मांगता ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं किसी को, तो मेरा तो यहाँ आना व्यर्थ ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो दान दक्षिणा करने आई हूँ। तब योगेंद्रायण इस का फ़ायदा उठाकर कहते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, और वो सामने प्रकट होकर कहते हैं कि क्या कहते हैं कि ये मेरी बहन है अवंतिका, और इसके पति जो हैं विदेश चले गए हैं, और मुझे भी तीर्थ यात्रा पे जाना है, तो मेरी बहन को कुछ समय के लिए आप अपने पास रख लीजिए, यानी कि अपनी छत्र छाया में रख लीजिए, धरोहर के रूप में आप इसे रख लीजिए। जब मैं वापस लौट कर आऊँगा तो मैं मेरी बहन को अपने साथ ले जाऊँगा, अभी ये जो अकेली है कहाँ रहे ये। तो इस प्रकार से वह बताता है कि योगेंद्रायण वासवदत्ता के साथ पद्मावती के सामने आता है। वह वासवदत्ता का अपनी भगिनी के रूप में परिचय देता है। वह पद्मावती से वासवदत्ता को कुछ काल तक अपने संरक्षण में रख लेने की प्रार्थना करता है। पद्मावती कंचुकी के द्वारा अपनी स्वीकृति दे देती है। अब यहाँ पर क्या है, कंचुकी पहले तो कहता है कि न्यास को रखना बहुत ही कष्टकारी होता है, और वो भी स्त्री जो कि शादीशुदा है, उस स्त्री को अपने पास रखना बहुत ही कष्टकारी है, क्योंकि उसकी चरित्र की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी उस पर ही हो जाएगी जो उसको रखेगा। पर पद्मावती कहती है कि नहीं, हमने वादा कर लिया है कि हम जिसको जो चाहिए वो देंगे, तो अगर इसको ये चाहिए कि ये अपनी बहन को हमारे पास रखना चाहता है तो हम इसे अवश्य इसकी इच्छा पूरी करेंगे और हम इसकी बहन को अपने पास रखेंगे। इस पर योगेंद्रायण अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि महारानी मतलब राजकुमारी पद्मावती ने अपनी पास रखना स्वीकार कर लिया है वासवदत्ता को, जो कि अवंतिका के वेश में है। इतने में वहाँ एक ब्रह्मचारी आता है और वह तपोवन के लोगों को वासवदत्ता के वियोग से दुखी राजा उदयन का वृत्तांत बतलाता है। अब देखो दूसरी तरफ का घटनाक्रम आ रहा है, जहाँ पर राजा उदयन था उस नगरी में, वो लावाणा गांव है, वहाँ पर राजा उदयन ने अपने शिकार के लिए एक शिविर बनाया था, और राजा शिकार पे गए हुए थे, तब पीछे शिविर में आग लग गई और पूरे गांव में आग लग गई, लावाणा नाम के गांव में। उसमें वासवदत्ता जल के मर गई। इस तरह का जो घटनाक्रम अफवाह फैला दी गई है। और वहीं से जो वहाँ पे एक आश्रम था, वहाँ पे एक ब्रह्मचारी पड़ता था, तो आश्रम में भी आग लग गई है और एक तरह से वो लावाणा ग्राम पूरा नष्ट हो गया है। तो वहाँ से बाहर निकल के ब्रह्मचारी वापस अपने गांव को जाना चाहता है, तो रास्ते में तपोवन में वह विश्राम लेता है। उस समय तपोवन में वह लोगों को बताता है कि मैं लावाणा नाम के गांव से आया हूँ, और वहाँ पर राजा उदयन बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि वह अपनी प्रियतम जो उनकी प्रिया थी वासवदत्ता, उसके वियोग से दुखी हैं। इस प्रकार की जानकारी देकर वह ब्रह्मचारी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद पद्मावती से आज्ञा पाकर योगेंद्रायण के चले जाने के बाद तापसी से अनुरूप पति के आशीर्वाद को प्राप्त कर लेने वाली पद्मावती
वासवदत्ता एवं निज परिवार के साथ प्रस्थान कर देती है। अब योगेंद्रायण को तो तीर्थ यात्रा पे जाना था, तो योगेंद्रायण निकल चले जाते हैं वहाँ से। पद्मावती वासवदत्ता को लेकर अपने वापस अपने महल में आ जाती है, यानी कि अपने परिवार के साथ वापस आ जाती है। और यहाँ पर पद्मावती को जो वहाँ की तपस्विनी है, जो तपोवन में है, वो आशीर्वाद देती है कि तुम तुम्हारी अनुकूल पति को प्राप्त करो। तो पद्मावती की अभी तक शादी नहीं हुई है, पद्मावती अभी कुंवारी कन्या ही है। तो इस प्रकार से उसे, क्योंकि उसने वहाँ पे धर्म कर्म का काम किया, तो तपस्विनी ने, क्योंकि तपोवन में तो बहुत सारी तपस्वी उनकी पत्नियाँ सब रहती हैं, तो उन्होंने इस तरह से आशीर्वाद दिया कि तुम अपने अनुकूल पति को प्राप्त करो। अब द्वितीय अंक की घटना शुरू होती है। द्वितीय अंक में क्या होता है कि प्रवेशक के रूप में चेटी आकर पद्मावती के गेंद खेलने का समाचार देती है। चेटी मतलब दासी, पद्मावती की दासी है, वो समाचार देती है कि पद्मावती तो गेंद खेल रही है, क्योंकि अभी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे ही मनोरंजन कर रही है, अपना गेंद खेल रही है। उस गेंद खेलने के क्रम में उसके हाथ जो हैं वो लाल हो जाते हैं। तो यहीं पर एक प्रसंग आता है कि तुम्हारे हाथ जो है लाल लाल पीले पीले हो गए हैं, अर्थात पराये से हो गए हैं, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है। क्योंकि कहा जाता है ना कि लड़की के हाथ पीले कर दो, तो गेंद खेलने से परिश्रम से उसके हाथों में लालिमा आ गई है। इस तरह का यहाँ पर समाचार है। शीघ्र ही धात्री आकर मगधराज उदयन को पद्मावती के दिए जाने तथा उदयन द्वारा उसके स्वीकार किए जाने का शुभ समाचार देती है। अब ये प्रसंग बातचीत का चल ही रहा था। उसी समय मगधराज हैं, यानी कि किसके पिताजी हैं, इसके पद्मावती के पिताजी हैं। तो उन्होंने उदयन को पद्मावती को सौंप दिया, यानी उदयन और पद्मावती की सगाई एक तरह से उन्होंने फिक्स कर दी है। और उदयन ने भी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है कि हाँ, मैं पद्मावती से शादी करने को तैयार हूँ। तो यहाँ पर उदयन जो है, पहले तो वासवदत्ता से बहुत प्रेम करते थे, पर वासवदत्ता मर चुकी है, उसके वियोग में वो भले ही दुखी हैं, परंतु जब उन्हें मगधराज के द्वारा ये प्रस्ताव दिया जाता है कि पद्मावती की शादी मैं आपसे करना चाहता हूँ, तो वो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद एक और चेटी आती है, और वह पद्मावती के कौतुक मंगल की तैयारी की सूचना देती है कि अब पद्मावती का जो है मौखिक रूप से तो सगाई हो गई है, परंतु उत्सव के रूप में सगाई करनी है, वागदान होना है, तो उसकी उत्सव की तैयारी करनी है, विवाह की तैयारी करनी है। तो आप मतलब सब अपने अपने काम में लग जाइए। और वासवदत्ता को मंगल स्थान की तरफ जल्दी चलने को कहती है कि चलिए, क्योंकि वासवदत्ता यहाँ पर एक तरह से पद्मावती की सखी के रूप में भी है, पर काम के रूप में सहयोगी भी है, तो दासी के रूप में भी है वासवदत्ता, तो काम में सहयोग करेगी। तो इस प्रकार से द्वितीय अंक यहाँ पर समाप्त होता है। अब आता है तृतीय अंक। तृतीय अंक में क्या होता है कि वासवदत्ता को अब ये पता चलता है कि उदयन जो है पद्मावती से शादी करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो एक पत्नी जो कि अपने पति से बहुत प्रेम करती है, और पति भी उससे बहुत प्रेम करता था, अब उसका दूसरा विवाह हो रहा है। पति को तो ये पता है कि पत्नी मर चुकी है, पर पत्नी को तो पता है ना कि मैं जिंदा हूँ। तो उसके सामने, उसकी आंखों के सामने अगर उसके पति का दूसरा विवाह होता है, तो उसके लिए बहुत ही कष्टकारी अनुभव है। तो वासवदत्ता के लिए ये दृश्य, यानी जो विवाह का दृश्य है, वो बहुत ही दुस्सह है, बहुत ही कष्टकारी है, सहन नहीं किया जा सकता। भला वह अपनी ही आंखों से अपने पति को पराये होते कैसे देख सकती हैं। इसलिए वह राजप्रासाद से निकलकर मन बहलाने के लिए प्रमद वन में चली जाती है। अब राजप्रासाद यानी राजमहल से बाहर निकलती है, और वन में प्रमद वन नाम का एक वन है, वहाँ पे चली जाती हैं। उसे खोजती हुई एक दासी भी वहीं पहुँच जाती है, और उससे पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथ देने के लिए अपनी महारानी का संदेश सुनाती हैं। अब देखिए यहाँ पर विवाह की तैयारियाँ करनी है, तो एक विवाह की जो माला होती है, जो कंगन डोरा होता है, एक तरह से हाथ में जो पहना जाता है, लाल लाल जो धागे से और कोड़ियों से इनसे बनाया जाता है, वो कंगन डोरा और एक विवाह की माला, तो इस तरह से बनानी है। तो अब दासी ढूंढते हुए आती है कि वासवदत्ता को ढूंढते हुए आती है, जो कि अवंतिका के नाम से रहती है वहाँ पर। वो आके महारानी का, यानी कि पद्मावती की माता का संदेश सुनाती है कि आपको विवाह माला गूंथनी है, और इसमें जो हैं आप ही योग्य हैं, क्योंकि आप जो श्रेष्ठ कुल की हैं, आप अच्छे स्वभाव की हैं, तो आपके द्वारा अगर माला गूंथी जाएगी तो वो एक शुभ शगुन होगा। तो इस प्रकार से पद्मावती के लिए विवाह माला गूंथने के लिए वासवदत्ता तैयार हो जाती हैं। और इस समय वह बहुत भगवान को एक तरह से निर्दयी कहती है कि हे भगवान, आप कितने निर्दयी हो, मेरे पति की दूसरी शादी करवा रहे हो, और उनके लिए जो विवाह माला बनानी है वो भी मेरे हाथों से बनवा रहे हो, तो कितने निर्दयी हो। अकरुणा खलु ईश्वरः, इस तरह से संस्कृत में उक्ति आएगी। फिर भी वो बेमन से, मतलब दुखी मन से, बेमन से नहीं दुखी मन से वह माला गूंथने के लिए तैयार होती है। और वो जो दासी थी
वो उन्हें माला गूंथने के लिए बहुत सारे फूल, बहुत सारी औषधियाँ इत्यादि देती है और फिर माला गुथवाने के लिए वहीं पास में बैठ जाती है। तो दोनों की बातचीत के क्रम में वासुदेवता जब पूछती है कि ये औषधि किसकी है, तो दासी बताती है कि ये अविधवाकरण औषधि है, यानी कि इसको तुम माला में गूथोगी तो पद्मावती कभी भी विधवा नहीं होगी। तो वासुदेवता कहती है कि इसको तो मैं अवश्य गूथूंगी, क्योंकि पद्मावती को कभी भी विधवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे तो क्या होगा, उसकी खुद के पति की भी तो रक्षा होगी, क्योंकि पद्मावती की जो पति हैं उदयन, वो वासुदेवता के भी तो पति हैं। फिर एक और औषधि पकड़ाती है वो जो दासी है कि ये सब पत्नी मर्दन नाम की औषधि है। तो वासुदेवता पूछती है कि इससे क्या होगा, कि इससे जो पद्मावती है उनकी जो सपत्नी यानी सौत है उनका नाश हो जाएगा और उनके सामने कभी भी मतलब दूसरी सौत नहीं उभरेगी, दूसरी सौत उनके नीचे ही रहेगी। तो वो कहती है वासुदेवता कि इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनकी सौत के रूप में जो थी वो तो पहले ही जलकर मर चुकी है। तो इस प्रकार से वह सपत्नी मर्दन नाम की औषधि को उसमें नहीं गूंथती हैं, अविधवाकरण औषधि को गूंथ देती हैं। इतने में माला तैयार हो जाती है और दूसरी दासी आकर हार को ले जाती है। इधर वासुदेवता उदयन के द्वितीय विवाह को सुनकर बहुत ही दुखी होती है और दुख को भुलाने के लिए शयनागार में जाती है। अब उसको विवाह होते हुए नहीं देख सकती है वो, तो क्या करती है, दुखी मन से अपने एक तरह से शयन कक्ष में जाती है कि जाके मैं तो रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ। तृतीय अंक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब आता है चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में क्या होता है कि राजकीय उपवन में पद्मावती, वासुदेवता और एक दासी है। राजकीय उपवन यानी कि सरकारी जो उनका बगीचा है उसमें पद्मावती भी है, वासुदेवता भी है और एक दासी भी है। उदयन और विदूषक वसंतक भी वहाँ आ जाते हैं। कल हमने पात्रों के परिचय में पढ़ा था कि विदूषक का नाम यहाँ वसंतक है, यानी कि राजा का मित्र है वो, और राजा के साथ रहता है हर कार्य में और बहुत ही मजाकिया प्रवृत्ति का होता है। एक तरह से मूवी में जैसे कॉमेडियन होता है उसी तरह से नाटकों में विदूषक रखा जाता है। तो उदयन और विदूषक वसंतक भी वहाँ आ जाते हैं उसी वन में। उन्हें देखकर पद्मावती और वासुदेवता दोनों लता मंडप में चली जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक ही बगीचा है, उस बगीचे में पहले से ही एक तरह से महिलाएं थी, पद्मावती, वासुदेवता और दासी। अब उसी बगीचे को देखने के लिए उदयन और विदूषक वसंतक भी वहाँ आते हैं। तो अब उन्हें लगता है महिलाओं को कि चलो हम अंदर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पुरुष आ रहे हैं। तो वो लता मंडप, उसी बगीचे के एक हिस्सा है लता मंडप, वहाँ चली जाती हैं। राजा और विदूषक दोनों ही, उस समय धूप बहुत तेज है, शरतकालीन सूर्य की तेज रोशनी है, उससे बचने के लिए वो भी लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं कि चलो लता मंडप जो है वो थोड़ा हरियाली वाला हिस्सा है और बहुत ही छायादार हिस्सा है, क्योंकि लताओं का जाल, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष तक लताओं का जाल बिछा हुआ है, तो ऊपर एक तरह से कवर हो रहा है वहाँ, तो वो छायादार हिस्सा है। तो वो उधर प्रवेश करना चाहते हैं। अब वो महिलाओं में एक दासी है, वो दासी कहती है कि इनको रोकना चाहिए, कैसे रोकें इनको कि इधर ना आए। तो दासी मधुकरों से व्याप्त अवलंबन लता को हिलाकर रोक देती है। अब वहाँ पर क्या होता है, मधुकर यानी भंवरे, जिस डाली पे बहुत सारे भंवरे बैठे हैं, ऐसी डाली को वो हिला देती है तो वो भंवरे वहाँ से उड़ जाते हैं और उड़ के एक तरह से वहाँ अव्यवस्था फैल जाती है। तो वो राजा और वो वसंतक दोनों ही रुक जाते हैं कि नहीं नहीं उधर नहीं जाना, उधर तो भंवरे हैं। और जो राजा का दोस्त है वसंतक, वो भी कहता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊँगा उधर, उधर तो भंवरे हैं, मुझे तो डर लगता है इनसे, ये मुझे काट लेंगे या मुझे नुकसान पहुँचाएंगे। तो वो लता मंडप में नहीं जाते, यानी कि लता मंडप में महिलाएँ हैं अब, पद्मावती, वासुदेवता और एक दासी। और बाहर की तरफ, लता मंडप से बाहर की तरफ कौन, विदूषक और राजा बैठ जाते हैं और परस्पर बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के क्रम में विदूषक राजा से पूछता है कि आपको तब वासुदेवता अधिक प्रिय थी या फिर अब की पद्मावती अधिक प्रिय है। यानी कि दोस्त हैं तो क्योंकि दोस्त भी होता है ना, ये वसंतक जो है वो राजा का दोस्त होता है। तो कहता है कि बातचीत के क्रम में शादी हो चुकी है राजा की पद्मावती से, तो पूछता है कि आपको तब वासुदेवता ज़्यादा अच्छी लगती थी, ज़्यादा प्रिय थी, या अब की पद्मावती आपको ज़्यादा प्रिय है। तो राजा इस आंसर को टालना चाहता है, इसका उत्तर नहीं देना चाहता, क्योंकि वह जानता है कि अगर मैं उत्तर दूंगा तो ये जो विदूषक है वसंतक की तो बहुत ही मुँह फटाई जाके कह देगा कि पद्मावती को अगर मैंने ज़्यादा चाहा तो कह देगा कि पद्मावती आपको ज़्यादा चाहते हैं, वासुदेवता को कम चाहते थे, इस तरह से मतलब ये कुछ भी बोल देगा। अगर मैं कहूँ कि पद्मावती को कम चाहता हूँ तो पद्मावती के सामने मेरी आलोचना कर देगा। तो वो कुछ भी आंसर नहीं देते, इसका टालना चाहते हैं। परंतु वो वसंतक भी बहुत मतलब मुँहफट है, वो उनका मित्र भी हैं। तो वो कहता है, बार बार आग्रह करता है, नहीं आपको कहना ही पड़ेगा, आप बताओ, अवश्य बताओ कि आपको पद्मावती प्रिय है या वासुदेवता प्रिय थी। तो
राजा उत्तर देता है बहुत उसके आग्रह करने पर कि रूप गुण और सौंदर्य के द्वारा पद्मावती की प्रशंसा करता है, यानी कि रूप गुण और सौंदर्य में पद्मावती बहुत ही सुंदर है, बहुत ही गुणवान है, बहुत ही अच्छे कुल की है। और यह भी कहता है कि परंतु वह वासवदत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है, यानी कि कितने भी अच्छे उसमें रूप सौंदर्य गुण हो परंतु वासवदत्ता में मेरा जो मन अनुरक्त था वो अभी तक वासवदत्ता से अलग नहीं हुआ है, वासवदत्ता को भुला नहीं पाया है इतना, क्योंकि इतना जल्दी तो होगा भी नहीं ना, अभी तो शादी हुई है पद्मावती से इनकी, तो पहले वाली पत्नी के प्रेम को कैसे भूल सकते हैं। और वो भी इनका प्रेम विवाह था, कोई ज़बरदस्ती का विवाह तो था नहीं, तो इसलिए वासवदत्ता इन्हें अधिक प्रिय है, ऐसा भाव यहाँ पर लगा। फिर राजा विदूषक का मत पूछता है कि तुम्हें कौन प्रिय है, तुम बताओ तुम्हें कौन अच्छी लगती है। इस प्रकार पारस्परिक वार्तालाप में वासवदत्ता का शोक उमड़ने के कारण राजा की आंखों में आंसू बने लगते हैं। अब देखिए यहाँ पर घटनाक्रम क्या है, राजा भी विदूषक से पूछता है कि तुम्हें कौन प्रिय है, तो ये कहता है विदूषक जो वसंतक नाम वाला है कि मुझे वासवदत्ता बहुत अच्छे अच्छे पकवान खिलाती थी, मेरा बहुत मनोहार करती थी, इसलिए मुझे वासवदत्ता अधिक प्रिय है। यद्यपि पद्मावती भी ठीक है परंतु मुझे वासवदत्ता अधिक प्रिय है। तो वासवदत्ता की एक तरह से प्रशंसा करता है। तब राजा कहता है कि अच्छा अच्छा मैं वासवदत्ता को कह दूंगा कि तुम उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तब विदूषक याद दिलाता है कि कहाँ है वासवदत्ता, वासवदत्ता तो मर चुकी, तुम उसे कैसे कहोगे। तब फिर राजा को जो है वासवदत्ता की याद आ जाती है और उनकी आंखों में पानी आ जाता है, आंसू आने लगता है, शोक उमड़ जाता है, वासवदत्ता याद आ जाती है। तब विदूषक उस स्थिति को टालने के लिए मुख धोने के लिए पानी लाने चला जाता है कि चलो राजा के आंसू आ गए तो मुख धुलवा दो उनका और सही हो जाएगा। इधर इस अवसर को देखकर वासवदत्ता पद्मावती को राजा के पास भेजकर स्वयं वहाँ से खिसक जाती। अब लता मंडप में पद्मावती, वासवदत्ता और एक सखी थी, तब राजा के आंसू आ गए हैं और इस तरह से घटनाक्रम हो रहा है, परंतु उन्हें नहीं पता कि वहाँ पर महिलाएं सुन रही थी इनकी वार्तालाप को। तो अब वासवदत्ता पद्मावती को कहती है कि आप जाइए, राजा को संभालिए, राजा उदयन के पास जाइए, हम लोग यहाँ से जाते हैं। तो इस प्रकार से पद्मावती उदयन के पास चली जाती है। विदूषक के लौटने पर पद्मावती उसे राजा के आंसू का कारण पूछती है कि अच्छा राजा के आंसू क्यों आए थे। तो वह जो वसंतक है वो बहुत ही चतुरता से रहस्य छिपाते हुए उत्तर देता है कि आंखों में काश पुष्प के पराग गिर जाने से आंसू आ गए थे, यानी कि वहाँ पे बगीचा है तो आंखों में कुछ पराग गिर गया था, फूल का कोई कण गिर गया था, इससे आंसू आ गए थे। तब पद्मावती राजा की आंखें धोने लगती हैं और उस समय फिर जो है राजा को प्रणय संकट से बचाने के लिए विदूषक स्मरण करवाता है, याद दिलाता है कि उनको मगध राज के सम्मानार्थ एक प्रीति उत्सव में जाना है, इसलिए शीघ्रता की जाए। और राजा भी उस प्रस्ताव का समर्थन कर वहाँ से प्रस्थान कर देता है। अब प्रणय संकट, क्योंकि वहाँ पर ये स्थिति है ना कि राजा तो पहले की पत्नी के वियोग में दुखी हैं, उनके आंसू आ चुके हैं और अब नई पत्नी सामने है, तो किस तरह से वो स्थिति को संभालें। तो उनको वसंतक याद दिलाता है कि आपको तो महाराज मगधराज जो बुला रहे थे वहाँ पे जाना है, उन्होंने एक उत्सव का आयोजन किया है। मगधराज कौन? मगधराज यही पद्मावती के पिता। तो वो वहाँ पर चल देते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। अब आता है पाँचवा अंक। पाँचवा अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंक है, इसी में है हमारी स्वप्न वासवदत्तम नामकरण की कथा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है, सिर दर्द हो गया है पद्मावती को। राजा और साथ ही वासवदत्ता को भी इसकी सूचना दी जाती है कि पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित है। राजा अपनी रोग पीड़ित पत्नी के औषध उपचार के लिए शीघ्रता से समुद्र ग्रह में जाते हैं और वहाँ रोग शैया रिक्त पाते हैं। अब देखिए सिर दर्द हो रहा है, शरीर का ताप बढ़ने वाला है, बुखार जैसा कुछ आने वाला है, तो महल में एक अंडरग्राउंड जो वो होती जगह है उसको कहते हैं समुद्र ग्रह, जो कि ठंडा इलाका होता है। वहाँ पर पद्मावती को रखा जाना है, ऐसा समाचार उदयन के पास और वासवदत्ता के पास, दोनों के पास ही पहुँचाया जाता है। वासवदत्ता भी अपनी सखी को देखने के लिए समुद्र ग्रह में जाती है और उदयन भी अपनी पत्नी को, जो कि अभी नई नई उनकी शादी हुई है, उसको मिलने के लिए समुद्र ग्रह में जाते हैं। परंतु वहाँ पहुँचने के बाद उदयन क्या देखते हैं कि वो पलंग जो उसके लिए बिछाया गया था वो रोग शैया वो तो रिक्त है, वहाँ तो कोई नहीं है। तो वे उसकी प्रतीक्षा में उसी बेड पर लेट जाते हैं। उनके साथ में विदूषक भी है, तो विदूषक उनको कहानी सुनाने लगता है। कहानी सुनाने के क्रम में राजा को नींद आ जाती है और राजा तो सो जाते हैं। अब विदूषक जो है देखते हैं कि राजा को तो नींद आ गई है, तो उन्हें अपना जो उत्तरीय होता है, हल्का फुल्का जो दुपट्टे जैसा होता है, पुरुषों के पास भी उत्तरीय होता था, वो उसको उड़ाकर वो वहाँ से बड़ा कोई कंबल लेने, बड़ी कोई चादर लेने वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब विदूषक तो चला गया, राजा अकेला पलंग पर सोया हुआ है और काफ़ी अंधेरा है कमरे में, क्योंकि वो समुद्र ग्रह है, नीचे का इलाका है तो अंधेरा है।
दीपक की एक रोशनी हल्की फुल्की जल रही है। इसी समय वासुदत्ता का वहाँ आगमन होता है। वासुदत्ता क्योंकि पद्मावती को देखने के लिए आती है कि उसका माथे पर लेप करके कुछ दवाई वगैरह चंदन वगैरह लगा के ठंडक उसे दें और उसका रोग दूर करें या उसे कोई कहानी सुनाकर उसका मन बहलाएं, इस तरह से वो वहाँ आती हैं। अब वह वस्त्र से ढकी हुई जो राजा थे, वस्त्रावत राजा को पद्मावती समझकर उसी के बगल में लेट जाती हैं। पहले तो सोचती है कि बैठ जाऊँ इधर कुर्सी पर फिर सोचती है कि नहीं, पद्मावती के पास में ही लेट जाती हूँ ताकि उन्हें कोई आवश्यकता हो तो मैं उनको सहला सकूँ, उनका सर दर्द ठीक कर सकूँ, कुछ कहानी सुना सकूँ, तो उनके बगल में ही लेट जाती हैं। वहाँ लेटते ही एक विचित्र प्रकार का आनंद का अनुभव नहीं होता है। किसे? वासुदत्ता को। वह इसका कारण ढूंढना ही चाहती है कि राजा स्वप्न में वासुदत्ता का स्मरण करके कुछ बोलने लगता है। अब राजा को नींद आई हुई है। राजा स्वप्न में वासुदत्ता को देखते हुए बोलता है, हे वासुदत्ते, हे वासुदत्ते तुम कहाँ चली गई, इस टाइप से बोलता है। अब वासुदत्ता उसकी आवाज़ को समझ जाती है कि ये तो पद्मावती नहीं है, ये तो राजा उदयन है। तो वो बहुत हड़बड़ाकर उठ जाती है पलंग से। उठकर क्या करती है, खड़ी होकर थोड़े दूर पर और अपने प्रियतम का मुंह निहारते हुए देखती रहती है कि क्योंकि बहुत दिनों बाद अब देख रही है उदयन को, तो थोड़ी देर उनको देखते हुए वहाँ पे खड़ी हो जाती है। और उसे देखने के क्रम में वो जो आंसर पूछते हैं कि वासुदत्ता कहाँ हो, तो वो आंसर देती कि मैं यहीं हूँ। तो इस तरह से जो आंसर, प्रश्न और आंसर होते हैं, तो उत्तर होते हैं, तो वो भी राजा का तो स्वप्न है परंतु रियल में वासुदत्ता आंसर दे रही है। अब उसे लगता है कि नहीं नहीं ऐसे तो अच्छा नहीं है, यहाँ पे तो भेद खुल जाएगा, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, अभी तो योजना सफल नहीं हुई है। तो वो वहाँ से निकलने लगती है कि राजा का जो हाथ है वो पलंग से नीचे की ओर लटका हुआ है। तो उस लटकती हुई भुजा को वह धीरे से सैया पर रखकर बाहर चली जाती है। अब जैसे ही वासुदत्ता ने राजा के हाथ को छुआ तो प्रियतमा का हाथ का स्पर्श पाकर राजा जग जाता है, उठ जाता है और उसे पकड़ने के लिए लपकता है, उठता है, परंतु दरवाजे से टक्कर खाकर गिर पड़ता है। अब दरवाजे की जो ऊपर की चौखट होती है उससे उसके लग जाती है टक्कर, क्योंकि समुद्र ग्रह हैं तो वहाँ पर जो दरवाजे हैं वो छोटे छोटे हैं, नीचे की जगह हैं, और राजा के लिए तो नई जगह भी है क्योंकि ये तो पद्मावती का महल है ना, पद्मावती का घर है, ये तो उनकी तो ये तो अपने ससुराल में है एक तरह से। तो इन्हें तो पता भी नहीं है कि छोटा है उसका दरवाज़ा या बड़ा है, तो टक्कर खाकर वो वहीं गिर जाते हैं। इतने में विदूषक आ जाता है जो कि कंबल लेने गया हुआ था, और वह राजा उसको सूचित करता है कि वासुदत्ता जीवित है, उसे बताता है। तो विदूषक कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वासुदत्ता यहाँ पे जीवित होगी, यह तो पद्मावती का घर है, और यहाँ पर तो आप जो हैं कहानी सुनते सुनते सोए थे मेरे से, और कहानी में मैं आपको उज्जैनी की कहानी सुना रहा था, तो इसलिए आपको जो है दिमाग में वही बात रह गई, इसलिए वासुदत्ता आपको दिख गई होगी, यानी आपको मस्तिष्क का विभ्रम हुआ है, या तो या फिर सपने में देखा है। तो इस प्रकार से वो उनको टाल देता है कि नहीं नहीं जिंदगी नहीं हो सकती, वासुदत्ता तो मर चुकी है। इतने में मगधराज दर्शक का भेजा हुआ कंचुकी आकर उदयन से कहता है कि आपका सेनापति रुमणवान मगधेश्वर की सैन्य सहायता से आरुणी नामक शत्रु पर चढ़ाई करने जा रहा है। अब देखो जिस काम के लिए वासुदत्ता और उदयन को अलग किया गया था वो काम अब संपन्न होने वाला है कि मगधराज हैं दर्शक, जो कि किसके, पद्मावती के भाई हैं, वो अब राजा बन चुके हैं, और उनकी सैन्य सहायता से जो उदयन है उसका शत्रु है, शत्रु कौन है, आरुणी नाम का शत्रु है, उस पर चढ़ाई उन्होंने कर दी है, और चढ़ाई करने जा ही रहे हैं। तो उसको सूचना मिलती है कि वो चढ़ाई करने जा रही हैं, आप भी शीघ्र तैयार हो जाइए, नहीं राजा तो उदयन है ना, उसको भी तो जाना पड़ेगा युद्ध में। तो सहायता तो मिल रही है महाराज मगधराज दर्शक की, जो कि पद्मावती के भाई हैं, और सेनापति है रुमणवान जो कि उदयन का सेनापति है, और उदयन स्वयं भी युद्ध के लिए जाते हैं। इस प्रकार संदेश पाकर राजा युद्धोचित उत्साह दिखलाते हुए लड़ाई के लिए प्रस्थान कर देता है। तो यहाँ पर युद्ध के लिए वो प्रस्थान कर देता है। यहाँ पर पंचम अंक समाप्त हो जाता है। अब देखिए षष्ठम अंक। षष्ठम अंक में क्या होता है, समाप्त हो रहा है, एक तरह से क्लाइमेक्स आएगा। तो संग्राम में विजयी होने के पश्चात, यानी युद्ध हुआ, युद्ध में जीत गए कौन, उदयन जीत गए, और उन्होंने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। एक दिन उदयन को घोषवती नामक वीणा, जो कि वासुदत्ता को अत्यंत प्रिय थी, सूर्यमुख नामक प्रसाद में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो जाती है। अब ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, घोषवती नामक वीणा थी जो कि उदयन ने वासुदत्ता को भेंट दी थी, और वासुदत्ता उस वीणा को बजाती थी क्योंकि वासुदत्ता ने वीणा वादन सीखा था उदयन से ही। और एक दिन सूर्यमुख नामक एक महल है, उस महल में कोई व्यक्ति उस वीणा को बजा रहा है। राजा उसे गोद में रखकर विलाप करने लगता है। अब राजा जाकर देखता है वहाँ पर कि ये वीणा तो यहाँ पर है, तो वासुदत्ता कहाँ है, वीणा जिसकी थी वो तो है, वासुदत्ता नहीं है।
तो वो वीणा को लेकर अपने गोद में और रोने लगता है, एक तरह से विलाप करने लगता है। इसी बीच वासवदत्ता के पिता और माता द्वारा भेजे हुए कंचुकी और वासवदत्ता की धाई विजय के उपलक्ष्य में बधाई देने के लिए उदयन के पास आते हैं। यानी कि वासवदत्ता के माता पिता उन्होंने दो सेवकों को भेजा, एक कंचुकी और एक वासवदत्ता की धाई। उन्होंने आकर विजय की बधाई दी, क्योंकि विजय हुई है ना, राजा को वापस अपना साम्राज्य मिला है उदयन को, तो विजय की बधाई देते हैं। और बधाई देने के साथ ही वो उन्हें 2 चित्र भी भेंट करते हैं, जो कि विवाह के समय वे उदयन को उनके विवाह के समय का वासवदत्ता के साथ लिया गया उनका चित्र समर्पित करते हैं, जिसको उनके ससुर और सास ने भेजा है। अब आपको पता है, हमने योगेंद्र रायण में पढ़ा था कि वासवदत्ता और उदयन बिना विवाह करे ही अपने वहाँ से आ गए थे, उज्जैनी से, और एक तरह से भाग कर वो वहाँ से आ गए थे, और फिर शादी उनकी इधर हुई थी, उदयन के साम्राज्य में हुई थी। तो उनके माता पिता ने उनके चित्र बनवाए और चित्र बनवा कर उनकी शादी करवा दी थी। अब वही शादी वाला जो चित्र है वो लेकर वो भेंट के रूप में देने के लिए उनके माता पिता ने कंचुकी को और वासवदत्ता की धाई को भेजा है। पद्मावती चित्र में चित्रित महिला को पहचानती है। वह राजा से कहती है कि मेरे विवाह से पूर्व ठीक इसी स्वरूप की युवती को किसी सन्यासी ने अपनी बहन बताकर मेरे पास धरोहर रख दिया था, और वह अभी भी हमारे संरक्षण में हमारे महल में ही है, और उसका नाम अवंतिका है। अब देखिए यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो किस तरह से है कि पद्मावती उस चित्र को देख के पहचान जाती है कि अरे इस नाम वाली तो महिला मेरे महल में ही रहती है, और ये तो मैं पहचानती हूँ, और मेरे विवाह से पहले एक सन्यासी इसको मेरे पास छोड़ के गया था, उसका नाम अवंतिका है। राजा तुरंत कहता है कि बुलाओ बुलाओ, उसे बुलाया जाए, क्योंकि उसे देखना है कि ऐसी वासवदत्ता की चेहरे वाली कोई महिला यहाँ रहती है। तो उसे बुलाया जाता है। अब जब बुलाया जाता है तो उसके ऊपर घूंघट है चेहरे पे, तो वो घूंघट नहीं उठाती है, क्योंकि क्या कहते हैं, वो पराई पुरुष को नहीं दिखाना चाहती है अपना चेहरा। तो इसी बीच में योगेंद्र रायण भी वहाँ पर आ जाता है अपनी धरोहर को लेने, कि मेरी बहन को मुझे सौंप दीजिए। अब अवंतिका वेश में वासवदत्ता जब वहाँ लाई जाती है तो उसकी धाई वसुंधरा उसे पहचान कर कहती है, अरे ये तो वासवदत्ता है। इस पर राजा अपनी आज्ञा से उसका घूंघट हटवाता है। अवसर देखकर योगेंद्र रायण भी अपना कल्पित वेश हटाकर राजा का जयघोष करता है। अब योगेंद्र रायण भी क्योंकि अब तो योजना पूरी हो गई ना, तो वासवदत्ता पहचान ली जाती है कि ये तो वासवदत्ता ही है, अवंतिका नहीं है। तो योगेंद्र रायण भी अपना सन्यासी का वेश हटाकर कहता है कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। वासवदत्ता भी स्वर में स्वर मिलाती है। इस प्रकार पति पत्नी का सानंद मिलन होता है, और योगेंद्र रायण अपनी योजना का उद्देश्य प्रकट करता है। माफ़ी भी मांगता है राजा से कि मैंने इस तरह की योजना बनाकर अब आपके साम्राज्य की एक तरह से रक्षा करने के लिए योजना बनाई, पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने आपकी प्रिय पत्नी को आपसे दूर किया, और बस मैं तो आपका और अपने साम्राज्य का कल्याण चाहता था। तो उद्देश्य प्रकट करता है कि क्यों और किस प्रकार उसने स्वामी के कल्याण की दृष्टि से ऐसी योजना बनाई। इसके बाद सब के सब उज्जैनी जाने के प्रस्ताव के साथ भरत वाक्य दिखलाकर नाटक समाप्त हो जाता है। अब उज्जैनी कौन थी? वासवदत्ता की माता पिता की नगरी, एक तरह से वासवदत्ता का पीहर। तो अब वासवदत्ता के माता पिता को भी ये समाचार तो मिलना चाहिए ना कि वासवदत्ता जीवित है। तो वो कहते हैं कि हम सब उज्जैनी जाएंगे, यानी कि पद्मावती, उसके साथ उदयन, और उसके साथ वासवदत्ता, और ये जो कांचुकी और ये जो धाई, ये लोग वहाँ से आए थे, ये सब मिलकर वापस उज्जैनी जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। और लास्ट में भरत वाक्य आता है। भरत वाक्य मतलब एक शुभ संदेश के रूप में आता है कि किस तरह से राजा की उन्नति हो, और वो जो ये 3 तरह से समुद्र से गिरी हुई जो पृथ्वी है उसका चक्रवर्ती सम्राट बने और उसको भोगे। इस प्रकार से हमारा ये ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण होता है। अब आता है नाटक का नामकरण। तो ये नामकरण की घटना भी आप जान लीजिए कि नामकरण संस्कृत साहित्य में 2 दृष्टियों से होता है, या तो प्रधान घटना के आधार पर होता है, या फिर प्रधान चरित्रों के आधार पर होता है, नायक नायिका इत्यादि के आधार पर। स्वप्न वासवदत्ता में 5वें अंक में स्वप्न दृश्य का वर्णन किया गया है, और ये जो स्वप्न दृश्य बहुत ही नाटकीय है और बहुत ही भाव विशिष्ट, आपने देख ही लिया इसमें। संस्कृत नाट्य साहित्य में दृश्य अपना विशेष स्थान रखता है। 5वें अंक में पद्मावती को शीर्ष वेदना यानी सिरदर्द से पीड़ित जानकर उदयन उसे देखने समुद्र गृह में जाता है, और उसे न पाकर वहीं सैया पर सो जाता है। इसी समय वासवदत्ता भी वहाँ आती है और उदयन को पद्मावती समझकर लेट जाती है, पर राजा को स्वप्न में बोलते सुन उसे पहचान कर वह वहाँ से चल देती है। राजा भी सहसा उठकर दौड़ता है, पर दरवाजे से टकराकर गिर जाता है। यह घटना बड़ी ही सरस तथा हृदय आवर्जक है। भास की कल्पना ने पद्मावती की शीर्ष वेदना के ब्याज मतलब बहाने से उदयन और वासवदत्ता को एकत्र संगठित कर दिया है, यानी दोनों को मिला दिया है कि पद्मावती का सरदर्द हुआ और
मिले कौन? उदयन और वासवदत्ता। भास अपने इस दृश्य से इतने अधिक प्रसन्न हैं कि इसी के आधार पर नाटक का नामकरण कर देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये नाटक का नामकरण नहीं होना चाहिए था। नाटक का नामकरण क्या होना चाहिए था? पार्वती परिणय या फिर उदयन उदय होना चाहिए था, परंतु ये ठीक नहीं है। आचार्य बलदेव उपाध्याय भी एक लेखक हैं, उन्होंने कहा कि जो नाम रखा गया है वही बहुत अच्छा नाम है। जो सरसता और कल्पना का प्रसाद स्वप्न दृश्य में है वह इस नाटक की आत्मा है और उसके आधार पर ही यहाँ पर नामकरण करना सर्वथा उचित है। तो इस प्रकार से ये जो आज हमने देखा स्वप्न वासवदत्तम के अंक के अनुसार घटना को देखा, यही इसकी मुख्य घटना है। आज जितना आपने पढ़ा है, अगर आप इसको बार बार सुनकर याद कर लेते हैं तो इसी से ही आपका जो है एग्ज़ाम में 50% आंसर तैयार हो जाएंगे। श्लोकों की व्याख्या तो गौण चीज़ है, इतना आप याद कीजिए। और ये बहुत ही सरल ग्रंथ है, बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। अब हम इसको समाप्त करते हैं। उससे पहले वही आपसे एक निवेदन है कि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। इस ज्ञान राशि को आप अपने तक ही ना रखें, अन्य तक भी पहुंचाएं, इसलिए इसे शेयर और फॉरवर्ड कर दीजिए। और किसी भी तरह का आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स होता है उसमें। और पढ़ते रहिए, अपनी कॉपी और नोटबुक लेकर बैठिए। किताब अगर आपने खरीद ली तो अच्छी बात है, किताब नहीं भी खरीदी है तो डेली जितना पढ़ा जाता है उतना अवश्य अपनी कॉपी में नोट करें और बार बार सुनें। कुछ काम कर रहे हो तब भी आप इसको ऑन करके छोड़ दें, आप इसको सुने, आपको ये कहानी इतनी अच्छी याद हो जाएगी कि आप बिना देखे ही सब कुछ बता पाएंगे। तो ये संस्कृत नहीं है, संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य मतलब जो आपके साथ साथ चलता है। तो जो हमारे साथ साथ चलता है उसको हमें पढ़ने में, याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ऐसे घटनाक्रम हम देखते रहते हैं कि समाज में होते हैं इसी तरह के। तो ये आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे, इसी स्वप्न वासवदत्तम को ही आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।